नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज कुछ मौलानाओं ने सीधे सीधे सरकार को धमकी दी, पुलिस को, प्रशासन को चैलेंज किया। कानपुर के शहर काजी ने कहा, अगर मुसलमानों के खिलाफ एक्शन जारी रहा तो हम सिर पर कफन बांधकर सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा, सब अब जवाब दे रहा है, अब खामोशी से तमाशा नहीं देखेंगे, मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को चुपचाप बैठकर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात अगर कोई आम आदमी कहता जिसके खिलाफ पुलिस एक्शन हुआ, उसके परिवार वाले कहते तो इसे नाराजगी, गुस्सा मानकर इग्नोर किया जा सकता था। लेकिन शहर का काजी कहे कि अब मुसलमान सड़क पर कफन बांधकर उतरेंगे तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कानपुर के शहर काजी ने कहा कि मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे। अब जरा लफ्जों पर ध्यान दीजिए। कानपुर के शहर काजी ने यह नहीं कहा कि वो खामोश नहीं बैठेंगे, वो कह रहे हैं कि मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि यह सीधे सीधे सरकार को धमकी है, चैलेंज है। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि आखिर मौलाना ने ऐसी धमकी क्यों दी, इस तरह के बयान के पीछे वजह क्या है, किस बात का गुस्सा है, शहर काजी को क्यों लगता है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। असल में कानपुर में शुक्रवार को जो हिंसा हुई थी उसके मामले में पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। 50 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दंगा करने वालों, तोड़फोड़, पत्थरबाजी और आगजनी करने वालों के पोस्टर पूरे कानपुर शहर में लगे हैं। अब तस्वीर देखकर लोग आरोपियों की जानकारी पुलिस को दे रहे हैं। पुलिस के एक्शन के डर से आरोपी सरेंडर कर रहे हैं और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने दंगा किया उनसे नुकसान की वसूली भी होगी। इसके बाद शहर काजी सामने आए और मुसलमानों से कह दिया कि बहुत हो गया, अब सहन नहीं करेंगे, कफन बांध लो। चूंकि मौलाना ने इतनी बड़ी बात कही है, इसलिए समझना जरूरी है कि क्या वाकई में पुलिस ज्यादती कर रही है, क्या वाकई में बेगुनाहों को सताया जा रहा है, क्या प्रशासन एक तरफा एक्शन कर रहा है। इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको आज की बात में दूंगा। लेकिन पहले कानपुर के शहर काजी अब्दुल कद्दूस हादी की बात आपको सुनवा देता हूं। शहर काजी अब्दुल कद्दूस की 3 ऑब्जेक्शंस हैं। पहला, बेकसूर लड़कों को पकड़ा जा रहा है। दूसरा, सिर्फ मुसलमान लड़कों को जेल में डाला जा रहा है, पुलिस एक तरफा एक्शन कर रही है। और तीसरी बात यह कि अगर आरोपियों की इस प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला, अगर सरकार ने आरोपियों की संपत्ति जब्त की तो फिर मुसलमान कफन बांधकर निकलेगा। एक दफा कार्रवाई हो रही है। 90%, 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, 2-4% में उनकी हो रही है। उसकी कोई हैसियत नहीं, 10% में उनकी मान लीजिए। गलतियां तो बराबर से हुई हैं, इसमें कोई दो नहीं, लेकिन इसी तरीके से जो है वो गिरफ्तारी भी बराबर से होनी चाहिए। और इस मसले को लेकर शहर में जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब बेचैनी है पाई जा रही है, इस कदर की लोग बेचैन है, मैं बयान नहीं कर सकता। बेगुनाहों की गिरफ्तारियां ज़्यादा हो रही हैं। दूसरी बात, ये इतना बड़ा मसला नहीं था जो इतनी गिरफ्तारी की जा रही है। NRC का मसला आया, इतना बड़ा मैटर था, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, हम लोगों ने छुड़वा दिया, छूट भी गई, 10-15 आ रह गई थी। तो इतना बड़ा मसला नहीं कि 50-60 गिरफ्तारियां हो जाओ फिर 40 की एक बार लिस्ट बना के तैयार कर दी जाए। ये तो बिल्कुल ज़्यादती है, गलत है। और ये इसके खिलाफ जो आवाज़ उठानी पड़ेगी हम लोगों को। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सब कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में, ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र की इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं ना, कानून को भी तोड़ा हमने। लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई, हम मरने के लिए निकले आ रहे, मानो सब कफन बांध के निकल पड़ेंगे। फिर तो हमें यही करना है, जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज़्यादती करना, घर तोड़ देना, तो ठीक है, मरने के लिए तैयार है ना, अब तो हम सब कफन बांध के निकलने आ रहे। जब मैंने काजी साहब की बात सुनी तो मुझे लगा कि हो सकता है नाराजगी में उन्होंने कुछ कह दिया हो, उनका मतलब कुछ और होगा, वरना काजी साहब इस तरह की बातें क्यों कहेंगे। तो मैंने अपने संवाददाता पवन नारा को शहर काजी के पास भेजा, उनसे बात करने को कहा। पवन नारा ने अब्दुल कद्दूस हादी से पूछा, इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं, कफन बांधकर सड़क पर निकलने का क्या मतलब है, क्या वो जानते हैं। तो शहर काजी ने कहा, जो कहा ठीक कहा, सोच समझ कर कहा। अब्दुल कद्दूस साहब ने कहा कि अगर सरकार घर तोड़ देगी, बुलडोजर चलाएगी, बेगुनाहों को गिरफ्तार करेगी
तो फिर कफन बांधकर निकलने के अलावा रास्ता क्या है? पुलिस ज्यादती करेगी तो बोलना ही पड़ेगा। एक बयान आपका वायरल हो रहा है कि अगर बुलडोजर चले तो हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे, क्या कहेंगे? बेगुनाहों के खिलाफ अगर ये कदम उठाया जाएगा तो आप भी क्या चलोगे? अगर बेगुनाह है और बेगुनाह पकड़ा जा रहा है, एक तो ये होता गुनहगार है, तो गुनहगारों को अगर खिलाफ हो रहा है तो कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। और अगर यही बेगुनाहों के साथ ज्यादती होगी तो फिर सभी बोलेंगे, आपको भी बुरा लगेगा, हमें बुरा लगेगा, तो क्या बुरी बात कही मैंने? ये तो बेगुनाहों की वजह से कहा जा रहा है कि वो भड़काऊ बयान था, आप भड़का रहे हैं लोगों को, तो कानून के हिसाब से चलेगा। कानून क्या? कानून के खिलाफ कानून से क्या चलेगा? पुलिस के कहने पे थोड़ी चलेगा, वो तो कोर्ट के आदेश पे चलता है। कोर्ट का आदेश होगा तो चलाया जाए, और पुलिस अगर लाएगी तो बीच में हम लोग हमको और आपको सभी खड़ा होना चाहिए। ये तो जबरदस्ती है। कोर्ट का आदेश लाओ, कोर्ट अगर आदेश करता तो बात खत्म हो जाती है। और पुलिस अगर है खाली और बगैर आदेश के तो गलत है कि नहीं, आप बता दीजिए। पुलिस बिना आदेश के तो क्यों आएगी? आदेश लेके आओ, आदेश के बगैर नहीं काम चलेगा। और कफन बांधने का मतलब क्या समझे? तो कफन ही तो बांधना हुआ, या तो फिर हमारे और आप जैसे लोग खड़े होंगे, खड़े होने का मतलब ये कफन बांधना, और क्या है? कानपुर के शहर काजी अब्दुल कब्बूस हादी ने सर पर कफन बांधकर निकलने के पीछे 3 वजह बताई। उनका कहना है कि पुलिस सिर्फ मुसलमानों को अरेस्ट कर रही है, हिंदुओं को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। दूसरा, पुलिस बेगुनाहों को पकड़ रही है। और तीसरा, कानपुर में हुआ दंगा कोई इतना बड़ा मसला नहीं था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। मेरा कहना है कि अगर काजी साहब खुद ही वकील बन जाएंगे, खुद ही पैरवी करेंगे, खुद ही जज बनकर फैसला करेंगे, तो फिर क्या किया जा सकता है? कानपुर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो हुआ वो कोई छोटी बात नहीं थी। भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री शहर में थे। इसके बावजूद दंगे की साजिश की गई। 6 मोबाइल फोन से 16,000 मैसेजेस फॉरवर्ड किए गए थे। आग लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी और काजी साहब कह रहे कि इतनी बड़ी बात नहीं थी। दूसरी बात, पुलिस बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के किसी को नहीं पकड़ रही। सीसीटीवी को देखकर एक एक आरोपी की पहचान हो रही है। फिर वीडियो से स्टिल इमेज निकालकर बाकायदा शहर भर में दंगा करने वालों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। जो लोग पत्थरबाजी करते हुए, आगजनी करते हुए दिख रहे हैं, उनकी पहचान लोकल लोगों से करवाई जा रही है, जनता से कराई जा रही है, गवाह ढूंढे जा रहे हैं और उसके बाद ही आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। इसलिए कहना कि पुलिस ज्यादती कर रही है, बेकसूरों को पकड़ रही है, वन साइडेड एक्शन ले रही है, ये ठीक नहीं है। तीसरी बात, मौलाना साहब कह रहे थे कि सिर्फ मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है। तो जब दंगा नमाज के बाद निकले जुलूस से शुरू हुआ, जब पत्थरबाजी मुस्लिम समाज की तरफ से शुरू हुई, वही सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं, तो फिर पुलिस हिंदुओं को क्या सिर्फ इसलिए जेल भेज दे क्योंकि मुसलमानों और हिंदुओं की गिरफ्तारी बराबर करनी है, बैलेंस दिखाना है? मौलाना साहब कह रहे हैं कि अगर कुछ लोगों को पकड़ा होता तो ठीक, इतने ज्यादा लोगों को जेल भेजने की क्या जरूरत? तो सवाल है कि अब पुलिस कोई सिंबॉलिक एक्शन कर रही है? जो दंगा करता हो दिख रहा है सबको पकड़ा गया है, इसमें गलत क्या है? मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अफसरों से बात की। उनका दावा है कि पुलिस की पूरी कोशिश है कि कोई बेगुनाह न फंसे। पुलिस ने अब तक जितने लोग गिरफ्तार किया है, सभी के खिलाफ पुलिस के पास सबूत है। जैसे कल जारी किए गए पोस्टर में 40 दंगाइयों की फोटोज हैं। कोई पत्थर फेंकता दिखाई दे रहा है तो किसी के हाथों में ईंट है। ये सारी तस्वीरें उन जगहों पर लगी सीसीटीवी और मोबाइल रिकॉर्डिंग से ली गई हैं जहां दंगा हुआ था। हमारे संवाददाता पवन दारा ने ये सारी बातें शहर काजी के सामने रखी, तो उन्होंने कहा ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं था, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, उन्हें माफ कर देना चाहिए। अब तक जो गिरफ्तारी हो चुकी है वो गिरफ्तारी हमारे हिसाब से ज़्यादा है, इसलिए कि इतना बड़ा झगड़ा नहीं था। एनआरसी का मैटर आया तो एक बहुत बड़ा एपिसोड था वो, और उसमें बहुत मुख्तसर गिरफ्तारियाँ हुई, तो उसको देखते हुए एक टीचरा से मसला था, उतना बढ़ गया। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर कोई गलती हुई 10-25 लोगों को अंदर कर दिया जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं। अब 50 हो गए, अभी गिरफ्तारी का सिलसिला चल रहा है। तो मैंने अभी कमिश्नर साहब से मुलाकात करके गुजारिश की है। कमिश्नर साहब बहुत संजीदा सुलझे हुए आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छे फैसले लेते हैं, और मैं उनसे काफ़ी दिन से वाक़िफ़ हूँ
उनके मिजाज से वाकिफ़ हूँ। तो मैंने उनसे गुजारिश की है कि भाई गिरफ्तारियाँ अब ज़्यादा हो चुकी हैं, अब इसको बंद कर दीजिए और सबको माफ़ कर दीजिए, हिंदू मुस्लिम जो भी है सबको माफ़ कर, सब अपने भाई हैं, मैं क्या लेना देना। बच्चे हैं, अगर कोई नादानी की है तो अब क्या, अब अगर एक बदन है, बदन में अगर हाथ ने गलती की है तो फिर एक एक उंगली से बदला लिया जाए, फिर पिंडली से लिया जाए, फिर पाय से लिया जाए, फिर हर चीज़। अरे तो ठीक है, बच्चे हैं, गलती करती, खत्म, बड़ा काम है, माफ़ करना, खत्म करना। स्कूल कॉलेज का झगड़ा होता, छोटी मोटी मारपीट होती तो बात समझ में आती, नादानी कहकर माफ किया जा सकता है। लेकिन हिंसा करने वालों को, पत्थरबाजी करने वालों को, दंगा करने वालों को तो नादान नहीं माना जा सकता। जो दंगे की साजिश कर सकते हैं, जो मारपीट कर सकते हैं, वो नादान बच्चे तो नहीं हो सकते। जो पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीद कर बम बना सकते हैं, उन्हें शहर काजी नादान कैसे कह सकते हैं? शहर काजी को मामला शायद इसलिए छोटा लग रहा है क्योंकि पुलिस ने वक्त पर एक्शन लिया, कोई घायल नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वरना साजिश को तो पूरे शहर को जलाने की थी। अगर पुलिस मुस्तैद न होती तो कानपुर में आग लग जाती, धुआं उठ रहा था। तब शहर काजी पुलिस को जिम्मेदार ठहराते। शहर काजी अब्दुल कद्दूस कह रहे हैं कि वो तो शहर के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि शहर काजी का यह बयान मुसलमानों को भड़काने का काम कर सकता है। इसका असर कुछ गली मोहल्लों में दिखाई भी दिया। पुलिस जब बजरिया थाना इलाके में एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई तो विरोध हुआ। कानपुर रेंज के जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि फील्ड में काम कर रहे पुलिस अफसरों को हिदायत दी गई है कि संयम से काम लेना है। अगर आरोपी के परिवार वाले या इलाके के लोग कार्रवाई का विरोध करते हैं तो सख्ती करने के बजाय समझा बुझाकर हालात पर काबू पाना चाहिए, और उनकी इस अपील का असर दिखाई दिया। स्वाभाविक है कि अगर आप कहीं गिरफ्तार करने जाएंगे तो परिवार के सदस्य आपको रोकेंगे और वो आपके साथ जो है ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे कि आप उनको ले ना जा पाएं। ये बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन ये हमारा प्रोफेशनल एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है कि हम बड़े संयम और धीरज के साथ समझा बुझा करके चीज़ों को हैंडल करें और उन्हें ले आएं। हम अपना काम अपने पूरे सिखलाई से, समझ से कर रहे हैं और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है और आगे भी नहीं होगी। शहर काजी के बयान को लेकर हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय मीणा से भी सवाल पूछे। बेगुनाहों को भी गिरफ्तार करने के शहर काजी के आरोप पर जवाब मांगा। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तारियां हो रही हैं, पुलिस कानून के हिसाब से काम कर रही है। शहर काजी का जो बयान आया उसको सर आप लोग कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, बुलडोजर चलेगा तो हम लोग सर पर कफन बांध लेंगे। हम सिर्फ कानून में जो हमारे पास पावर्स हैं, हम कानून से बाहर कोई कार्य नहीं करेंगे। जो कानून में हमारे पास पावर है और उस पर करेंगे। और अगर बच्चों से अगर कोई गलती हुई है तो बाल सुधार करे जाएंगे। कोई इसमें कोई पुलिस कहीं पर भी किसी का उत्पीड़न नहीं करेगी। जो भी निर्दोष है उसको छोड़ दिया जाएगा। कानपुर में दंगा करने के इल्जाम में अब तक 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कल जिन 40 आरोपियों की फोटो रिलीज की गई थी उनमें से कुछ को अरेस्ट किया गया है, कुछ खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। आज ये लड़का थाने में सरेंडर करने पहुंच गया। पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाले जिन 40 आरोपियों की फोटो जारी की थी उस पोस्टर में 13वें नंबर पर इस लड़के की भी तस्वीर है। जब ये लड़का सरेंडर करने पहुंचा तो इसका दावा था कि वो नाबालिग है। अब पुलिस दस्तावेजों की जांच कर रही है। फिलहाल इस लड़के को पुलिस ने जुवेनाइल की तरह ही ट्रीट किया, उसे जेल नहीं भेजा। कानपुर पुलिस का दावा है कि दंगाइयों और उनके मददगारों के खिलाफ एक्शन बिना किसी भेदभाव और बिना किसी पक्षपात के हो रहा है। धर्म या मजहब को देखकर कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन कानपुर के शहर काजी आरोप लगा रहे थे कि पुलिस सिर्फ मुसलमानों को ही अरेस्ट कर रही है। हकीकत यह है कि पुलिस ने रोमा ग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक शंकर प्रसाद को भी अरेस्ट किया है। शंकर प्रसाद सलाखों के पीछे हैं। इनकी प्रिंटिंग प्रेस में बाजार बंद करने की अपील वाले पोस्टर छपे थे। कानपुर में हिंसा का मास्टरमाइंड है हयात जफर हाशमी। हाशमी ने बंद की कॉल दी। इसके पोस्टर शंकर प्रसाद की प्रिंटिंग प्रेस में छपवाए थे। शंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी, इसलिए अब हवालात की हवा खा रहे हैं। हालांकि शंकर प्रसाद का कहना है कि उन्होंने सिर्फ 10 पोस्टर छापे, 200 रुपए का काम किया
उन्हें दंगे का पता था, नंबर की कॉल थी, सिर्फ 200 रुपए का काम किया और 2 दिन से हवालात में है। कौन है? जफर हाशमी। क्या बोला था आपसे उसने? 20 पोस्टर छपने थे, 20 पोस्टर छाप दिए, 20 पोस्टर छपने थे, छाप दिए। बस 200 रुपए का कुल काम किया, 2 दिन से मैं परेशान हूँ। 200 रुपए का काम किया, 2 दिन से परेशान हूँ मैं खुद। हवालात की खैर। कितना पैसा मिला था आपको? 200 रुपए। 200 रुपए। बस 20 पोस्टर थे। और भी पहले आता था कभी आपसे पोस्टर छपवाने के लिए? नहीं, विजिटिंग कार्ड अपने एक बार छपवा ले गए थे बस। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं मेरी जो गलती क्षमा की जाए, मैं निकलूँ बाहर अपना काम देखने। हाशमी, पहले आपको लगता था कि हाशमी इन सब चीजों में इन्वॉल्व है? नहीं, ऐसा नहीं। बाकी सारी बातें समझ में आ सकती हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिर कानपुर के शहर काजी ने सड़क पर उतरने की बात क्यों कही। सरकार ने अभी ना तो आरोपियों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने की बात कही है, न इस तरह का कोई एक्शन हुआ है, तो फिर शहर काजी ने ऐसा क्यों कहा कि बुलडोजर चला तो कफन बांधकर सड़कों पर उतरेंगे। इस सवाल का जवाब दिया एडीजी प्रशांत कुमार ने। प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रशासन तोड़फोड़, दंगा और पत्थरबाजी करने वालों से वसूली की तैयारी कर रहा है। इसके साथ साथ आरोपियों की इलीगल प्रॉपर्टीज की पहचान की जा रही है। अब तक आरोपियों की 147 गैर कानूनी प्रॉपर्टीज की पहचान हो चुकी है और जो गैर कानूनी है उस पर कानून का हथौड़ा तो चलेगा। जिन लोगों ने षड्यंत्र करके वहां माहौल खराब करने की कोशिश की, उनकी पहचान हुई है और उनके हम लोगों ने पोस्टर भी लगाए हैं। इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे, इनकी कुर्की जब्ती करेंगे और इनके द्वारा अगर कोई अवैध संपत्ति अर्जित की गई है तो उसकी भी पहचान करके हम उसको अंतिम रूप तक ले जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज इनके द्वारा किया गया है उसकी हम क्षतिपूर्ति भी वसूली करेंगे। इस मामले में जो एफआईआर हुई उसमें एक एफआईआर भी लिखा कि आतंकी हमले की तैयारी थी, तो अभी तक जो जांच हुई है उसमें कोई ये टेरर एंगल मिला? ये जिस भी व्यक्ति ने, जो घायल व्यक्ति था, अगर उन लोगों ने जो भी लिख के दिया हमने उस पर एफआईआर दर्ज किया है। कुल 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं और इसकी विवेचना चल रही है। ये हमारी संवाददाता रुचि कुमार थी जो एडीजी प्रशांत कुमार से बात कर रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार के फॉर्मर मिनिस्टर, बीजेपी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी यही बात कही। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा जो दंगा करेगा उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा शहर काजी को अमन चैन की बात करनी चाहिए, धमकी देने की नहीं। काजी जो होते हैं वो अमन चैन की बात करते हैं, नहीं धमकाने की बात करते हैं। और जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कानपुर के काजी साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग कफन बांध के निकलेंगे। ये किसको धमका रहे हैं? कानून अपना काम कर रहा है और उसको करने देना चाहिए और उसके ऊपर कोर्ट होता है, कोर्ट पे विश्वास करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार निष्पक्ष जांच करवा के निष्पक्ष कार्रवाई करवा रही है और काजी साहब जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं तो लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका। उनको संयम रखना चाहिए और ये भड़काऊ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। को उत्तर प्रदेश की पुलिस को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और विशेष रूप से योगी सरकार को कोई धमकाने की बात करेगा तो वो किसी के धमकाने में आते नहीं है। योगी आदित्यनाथ का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। उनका अंदाज सबको मालूम है, बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनहगार को छोड़ो मत। पुलिस को यही निर्देश है। लखनऊ में सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान इसी तरह का हंगामा हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी और उसके बाद आरोपियों के पोस्टर छपे, गिरफ्तारियां हुई, प्रॉपर्टी जब्त हुई, गैर कानूनी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चले। तब से ट्रेंड बन गया है। अब यूपी में तमाम गैंगस्टर के खिलाफ, दंगा करने वालों के खिलाफ इसी तरह का सख्त एक्शन होता है। इसीलिए यूपी की कानून व्यवस्था में सुधार दिखाई दिया है। अगर पुलिस मुस्तैद है, गैंगस्टर्स को पकड़ रही है, दंगा फसाद करने वालों पर लगाम लगा रही है, तो ये पुलिस का काम है। क्योंकि अगर कानून व्यवस्था अच्छी होगी, अपराधियों के हौसले पस्त हो जाएंगे,
तो इससे हिंदू हो या मुसलमान सबकी जिंदगी में अमन चैन होगा, सब सुरक्षित महसूस करेंगे। इसलिए इस तरह के मामलों को मजहबी रंग देना ठीक नहीं है। कम से कम मौलानाओं को, धर्मगुरुओं को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, जैसी कानपुर के शहर काजी ने कही। इस तरह के बयानों से एंटी सोशल एलिमेंट्स को ताकत मिलती है, उनके हौसले बढ़ते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आज यूपी में एक बार फिर सामने आया। आरएसएस के दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और धमकी देने वाला तमिलनाडु से पकड़ा गया। पुलिस 3 दिन से इस केस पर काम कर रही थी। आज धमकी देने वाले को पकड़ने में कामयाबी मिली। धमकी देने वाले का नाम है राज मोहम्मद। असल में पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में आरएसएस के 6 दफ्तरों को उड़ाने का दावा किया जा रहा है। धमकी देने वाले राज मोहम्मद ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें कुछ लोगों को जोड़ा, संघ के दफ्तरों के एड्रेस डाले और कहा कि रात 8 बजे धमाके से संघ के दफ्तर उड़ाए जाएंगे, रोक सको तो रोक लो। राज मोहम्मद से गलती यह हो गई कि उसने लखनऊ के एक व्यक्ति को इस ग्रुप से जोड़ दिया और जैसे इस शख्स ने इस तरह के मैसेज देखे तो पुलिस के पास पहुंच गया। आज इस शख्स के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उस व्हाट्सएप ग्रुप की चैट का कुछ हिस्सा पब्लिक किया। इस ग्रुप का नाम था अल अंसार इमाम राजीउन मेहदी। यह ग्रुप किसने क्रिएट किया था, कहां से ऑपरेट किया जा रहा था, यह कुछ क्लियर नहीं था। लेकिन इसमें आरएसएस से जिन दफ्तरों को उड़ाने की बात कही जा रही थी उनमें 4 तो कर्नाटक के थे, 2 यूपी के थे, एक तो लखनऊ के अलीगंज स्थित आरएसएस का ऑफिस और दूसरा यूपी के नवाबगंज में आरएसएस का कार्यालय, जिन्हें उड़ाने की बात कही गई। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, केस दर्ज किया गया और आरोपी को तमिलनाडु में ट्रेस करके अरेस्ट कर लिया गया। थाना मड़ियाओं में नीलकंठ मणि नाम के आदमी ने एक कंप्लेन दी। उन्होंने ये बताया कि 5 जून को लगभग 2-2:30 बजे के टाइम था जब उनको व्हाट्सएप में एक इनविटेशन आया ग्रुप ज्वाइन करने का। जब उन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया तो उसमें कुछ मैसेजेस आए जिसमें ये लिखा था कि आरएसएस के कुछ ऑफिसेज हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई और ये बताया गया कि रात 8 बजे तक उनको बम से उड़ा दिया जाएगा। जिसमें से जो 6 जगह थी जिसमें ये धमकी आई और ये 4 स्थान कर्नाटक के, 2 स्थान उत्तर प्रदेश के थे और उसमें से एक स्थान हमारे यहाँ मड़ियाओं थाना अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर पड़ता है सेक्टर क्यू में, वहां का था। इसमें तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। 507 आईपीसी और 66 FIT एक्ट के अंतर्गत FIR हुई। पुलिस ने सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप के फोन नंबर्स के जरिए उसके मेंबर्स का पता लगाया, फिर ग्रुप क्रिएट करने वालों को ट्रेस किया। पता लगा तमिलनाडु के रहने वाले राज मोहम्मद ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आरएसएस के कार्यालयों को उड़ाने की धमकी देने वाला मैसेज ग्रुप बनाया था। यूपी पुलिस की ATS ने इसकी जानकारी तमिलनाडु पुलिस को दी। तमिलनाडु की इंटरनल सिक्योरिटी ब्रांच ने राज मोहम्मद की लोकेशन ट्रेस करके उसे अरेस्ट किया। राज मोहम्मद तमिलनाडु के पुदुकोट्टाई का रहने वाला है। अब उसे यूपी में ले जाने के लिए ATS की एक टीम तमिलनाडु पहुंच चुकी है और इसी दौरान लखनऊ और सभी शहरों में आरएसएस के दफ्तरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ में अलीगंज के आरएसएस कार्यालय की देखरेख करने वाले राव सिंह ने बताया कि 2 दिन से पुलिस रोज ऑफिस आ रही थी, लेकिन पहले उन्हें पता नहीं था कि मामला धमकी का है, आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने का है। पुलिस परसों रात में यहाँ आई थी। परसों रात में SHO मड़िया और उनकी पूरी टीम आई हुई थी, तो वो अपना रात भर यहाँ रुके थे। एक उनके SI हैं और 2 कांस्टेबल, और उन लोगों ने कुछ ऐसा रात में नहीं बताया, लेकिन सुबह फिर आए थे SHO, उन्होंने बताया कि ऐसा एक मैसेज आया है और सुल्तानपुर के प्रोफेसर हैं नीलकंठ जी, उनके फ़ोन पर ऐसा व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है। उनके द्वारा एक FIR भी दर्ज कराई गई। यूपी सरकार ने संघ के दफ्तर को विस्फोट से उड़ाने की धमकी को बहुत सीरियसली लिया है। मामले की गहराई तक पहुंचने के लिए हर एंगल से जांच की जा रही है। इस प्रकार की घटनाएं करने के पीछे क्या साजिश है, क्या मंशा है, इसकी गहराई से जांच करके जो भी इसके दोषी होंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई कठोर से कठोर होगी वो किया जाएगा। कोई भी कार्यालय, कोई भी प्रतिष्ठान, कोई भी स्थान को जो असुरक्षित करने की मानसिकता रखते हैं, अब वो अपनी मानसिकता बदल लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है।
और इस प्रकार की धमकी देकर के जो प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, सरकार उनसे कड़ाई से निपटेगी भी और कानूनन जो उस लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कार्रवाई भी की जाएगी। आरएसएस को इस तरह की धमकियां कई बार दी जा चुकी हैं। इससे पहले संघ के नागपुर स्थित हेडक्वार्टर पर हमले की साजिश का पता चला था। एक सस्पेक्ट ने आरएसएस के नागपुर मुख्यालय की रैकी भी की थी। हालांकि पुलिस ने समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया था। आरएसएस की इकाई मुस्लिम मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार ने कहा कि संघ पर आरोप लगाना, आरएसएस को टारगेट करना एक फैशन बनता जा रहा है, लेकिन संघ इन सब बातों की परवाह नहीं करता। फैशन हो गया है कि आरएसएस को बदनाम करना, गाली देना और उस पर उंगली उठाना, जबकि सारा भारत और विश्व जानता है आरएसएस देश के लिए, समाज के लिए, अनुशासन के लिए, विकास के लिए एक समर्पित कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आज आरएसएस पर उंगली उठाना यानी सूर्य पर थूकने के समान हो जाता है कि जो थूक अपने चेहरे पर गिरता है। संघ के दफ्तरों को उड़ाने की धमकी की टाइमिंग पर मुझे थोड़ी हैरत है। ऐसे वक्त में जब जगह जगह मस्जिदों के मंदिर होने की बात कही जा रही थी, जब जगह जगह मस्जिदों में खुदाई से शिवलिंग निकलने की बात की जा रही थी, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने इन सब हरकतों को रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था हर मस्जिद में शिवलिंग को ढूंढने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं करना चाहिए। उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन भारत में रहने वाले मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू थे। मोहन भागवत ने भाईचारे की बात की थी। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि आरएसएस अब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर किसी तरह का आंदोलन नहीं करेगी और ऐसे सारे मसले आपसी बातचीत से या अदालत में सुलझाए जाने चाहिए। जिस संगठन का प्रमुख ऐसी बात करे, उसके दफ्तरों को उड़ाने की धमकी कोई क्यों देगा? लेकिन सिर फिरे तो हर जगह होते हैं। इस धमकी को हिंदू और मुसलमान के नजरिए से, किसी मजहब के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि हमारे देश में मुश्किल है कि मुद्दा कोई भी हो, मौका कोई भी हो, बात हिंदू मुसलमान की होती है। अब महाराष्ट्र में सरकार को सपोर्ट कर रहे सहयोगी दल शिवसेना से पूछ रहे हैं कि शिवसेना हिंदुत्व के मसले पर अपना रुख साफ करेगी या नहीं करेगी, और अगर करेगी तभी राज्यसभा के इलेक्शन में उसे सपोर्ट करेंगे। इसीलिए राज्यसभा चुनाव को लेकर शिवसेना टेंशन में है। शिवसेना को क्रॉस वोटिंग का खतरा हो गया है। यही वजह है कि आज उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी के सभी एमएलए की मीटिंग बुलाई। इसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के अलावा सरकार में शामिल सभी छोटे दलों के विधायकों और निर्दलीय विधायकों को बुलाया गया है। इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। शिवसेना के लिए टेंशन की बात यह है कि इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी के 2 एमएलए शामिल नहीं हुए। इसके अलावा बहुजन विकास आघाड़ी के 3 और ओवैसी की पार्टी के 2 विधायकों का वोट किधर जाएगा, यह भी अभी क्लियर नहीं है। इसीलिए शिवसेना की टेंशन बढ़ी हुई है। शिवसेना के लिए दोनों सीटें जीतना इज्जत का सवाल बन गया है और बीजेपी भी तीसरी सीट जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। इसीलिए विधायकों को घेरा गया है, बाड़ेबंदी की जा रही है। महाविकास आघाड़ी के विधायकों को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि एमएलए तो दावा कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के 4 उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन कैसे जीतेंगे इसका जवाब किसी के पास नहीं है। शिवसैनिक हमेशा तैयार रहता है, जब इलेक्शंस आते तभी नहीं, वो हमेशा तैयार रहता है हर फील्ड पे, फिर पेंडेमिक हो या और कोई हो, इसीलिए तैयार रहता है। अभी छठा सीट तो अपना इसका है संजय पवार का, तो चुन के आने के लिए सब अपना अपने प्रयास कर रहे हैं और वो हो जाएगा। जिसको जो कुछ करना है उसको करने दीजिए। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, ये जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है, उनके ही 4 लोग चुन के आएंगे। कोई भी आमदार नाराज नहीं, सब खुश है और भारी बहुमत से हमारा कैंडिडेट चुन के आएगा।
महाराष्ट्र में राज्यसभा के लिए कुल 6 सीटों पर चुनाव होना है और सारी लड़ाई 6ठी सीट को लेकर है। महाराष्ट्र की असेंबली में कुल 288 सीटें हैं। राज्यसभा की सीट जीतने के लिए 42 विधायकों के वोट की जरूरत है। महाविकास आघाड़ी के पास 3 सीटें जीतने के लिए पर्याप्त नंबर है। बीजेपी के पास 2 सीटें जीतने लायक विधायक हैं, लेकिन बीजेपी ने तीसरी सीट के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारकर शिवसेना की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब ये 6ठी सीट किसके पास जाएगी, ये बहुत हद तक छोटी पार्टियों के 16 और 13 इंडिपेंडेंट एमएलए पर डिपेंड करता है। इसीलिए इस वक्त महाविकास आघाड़ी और बीजेपी दोनों का फोकस इन्हीं एमएलए पर है। आज महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में 13 में से 11 इंडिपेंडेंट एमएलए शामिल हुए, जिसके बाद शिवसेना ने दावा किया कि महाविकास आघाड़ी के चारों कैंडिडेट की जीत तय है। 10 तारीख को 7 बजे कौन डर गए हैं, कौन हार गए हैं, उसका फैसला हो जाएगा। आपने अपने विधायकों को ताज ने क्यों छुपाया है? छोड़ दो ना खुला। देखो ये प्रक्रिया होती है इस प्रकार के चुनाव। 22 साल के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। हमारे जो विधायक है सर, वो से टेक्निकल मुद्दे हैं, उनको समझाना पड़ता है। समझा क्या? कौन क्या बोलता है उसका ऊपर हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। निर्दलीय 2 जो है छोटे दल है वो नाराज है, सभी हमारे साथ हैं। 2-3 क्या, सभी हमारे साथ हैं। ईश्वर से पूरा 4 सीटें आएगी महाविकास आघाड़ी पूरी। अगर 5 होती तो 5वीं पे आ जाती। संजय राउत कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात सब जानते हैं कि शिवसेना में डर तो है। इसीलिए विधायकों को एक होटल में लाकर ठहरा दिया गया है। क्रॉस वोटिंग का डर शिवसेना से भी ज्यादा कांग्रेस के एमएलए को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस ने यूपी के इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान में उतारा है और इसे लेकर कांग्रेस के अंदर भारी नाराजगी है। हालांकि कांग्रेस के नेता फिलहाल दावा कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के सभी उम्मीदवार जीत जाएंगे। किसी भी राज्यसभा के चुनाव के पहले ऐसी बैठकें होती हैं और आप जानते हैं कि 24 साल के बाद राज्यसभा का चुनाव जिसमें मतदान होगा, तो सभी हमारे मतदाता जिन्हों महाविकास आघाड़ी के सभी विधायक हैं उन्होंने लेके बैठेंगे। 2-3 दिन सब साथ में रहेंगे, मुंबई में रहेंगे। जीतने के लिए जो भी कश्मकश करनी पड़ रही है वो सब नेता लोग तीनों दलों के कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सारे के सारे प्रत्याशी विजयी होंगे। असल में समाजवादी पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी ने शिवसेना की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। समाजवादी पार्टी के पास 2 विधायक हैं और बीवीए यानी बहुजन विकास आघाड़ी के पास 3 विधायक। बीवीए के नेता हितेंद्र ठाकुर पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी उनके लिए अछूत नहीं है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने भी उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। अबू आजमी ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार को सपोर्ट कर रही है, लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन में वोट कहां डालना है, डालना भी है या नहीं, इसका फैसला उद्धव ठाकरे की तरफ से चिट्ठी का जवाब मिलने पर अखिलेश यादव से पूछकर करेंगे। समाजवादी पार्टी ने कभी भी बीजेपी या शिवसेना जैसी पार्टी को, जो लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, उनके साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाया। लेकिन जब हमारे अभी जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि अब हम जो है सेकुलर पार्टियों के साथ सरकार बना रहे हैं और हमने जो है बीजेपी के साथ छोड़ दिया है और अब आने वाले 30 साल 20 साल तक उनके साथ रहेंगे, सरकार हमने सपोर्ट दिया उनको। 2.5 साल में हम देख रहे हैं कि न तो आज तक माइनॉरिटी कमीशन बना, न तो मौलाना आज़ाद कॉर्पोरेशन बना, न तो 5% रिजर्वेशन का कुछ हुआ। कांग्रेस एनसीपी उनके साथ काम कर रही है, न तो इस तरह से बहुत सारे काम, हज कमेटी रुकी हुई है अब तक, और हम बात करने जाओ तो टाइम नहीं मिलता, उनका मुलाकात नहीं होती है। तो ऐसा लगता है कि हम लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई बात ही नहीं सुनी जाती है। तो अब फिर अभी आजकल एक नई चीज़ चली है कि ये बीजेपी और शिवसेना में एक ऐसी रस्साकसी है कि बड़ा हिंदुत्ववादी कौन है, ये नई चीज़ शुरू हो गई। तो मैंने लिखा उनको कि बताइए ना कि आप तो सेकुलर थे, अब आपने जो है एक नई होड़ शुरू हो गई है कि कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है। तो आप ज़रा मेरे लेटर का जवाब दीजिए कि आपने आज तक ये सब काम क्यों नहीं किया। वो सब मेरे तक जवाब नहीं आया, गुस्सा नहीं मेरा है, लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि सर आपकी जो नीति चल रही है आजकल क्या है वो।
महाविकास अघाड़ी को उम्मीद तो ओवैसी की पार्टी से भी है। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 2 विधायक हैं, लेकिन ओवैसी गोलमोल बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट मांगे, लेकिन अब तक किसी ने उनसे इसके बारे में बात नहीं की है। महाविकास अघाड़ी से कोई हमसे बात नहीं किया, ना हमारे एमएलए से कोई कांटेक्ट किया, तो इसलिए हम देखेंगे अगर वो लोग महाविकास अघाड़ी को ज़रूरत है हमारी, तो उनको चाहिए कि एमआईएम से कांटेक्ट करें, नहीं चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जो फैसला लेना लेंगे। और हम भी हमारे एमएलए से बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 1 या 2 दिन में, क्योंकि 10 तारीख को पोलिंग है, 1 या 2 दिन में हम लोग फैसला ले लेंगे उस बारे में। उर्दू में कहावत है, जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना, समझे ना। समाजवादी पार्टी तो उद्धव ठाकरे की सरकार को सपोर्ट कर रही है, लेकिन ओवैसी की पार्टी इशू बेस्ड सपोर्ट देती है। इन दोनों पार्टियों के रुख से शिवसेना परेशान है। हालांकि शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने कहा दोनों पार्टियों को सोचना चाहिए कहीं वो बीजेपी की मदद तो नहीं कर रही है। ये सब राजनीतिक बयान है, हमारे मित्र है सारे, और वो उनको अपनी अपनी पार्टी के लिए बयान करना पड़ता है। सब जानते हैं कोरोना हुआ था, सब जानते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री बीमार थे, जख्मों पर नमक न छेड़ो। लेकिन उनका कहना है कि लेटर उन्होंने एक लिखा था, उसका जब जवाब मिलेगा कहेंगे, उसके लिए जवाब मैं क्यों देने की जरूरत है, पता चलेगा ना उनको, है ना, सहयोगी है ना, बयान बाहर कर रहे हैं ना। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसकी डेफिनेटली दखल अंदाज तो नहीं करेंगे ना, लेकिन दखल लेंगे तो आपको बड़ा दिल होकर कहना चाहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए हम अपना सहयोग दे सकते हैं। हाँ, अपेक्षा रख सकते हैं, फोन आना चाहिए, बुलाना चाहिए, झगड़ा में वो ठीक है उनका बयान, उसके ऊपर हमारे महाविकास आघाड़ी के नेतागण है ना बात करने के लिए, तीनों इकट्ठे बैठे के बात करेंगे, बात होगी, उसमें क्या, अभी तो समय गया नहीं ना। शिवसेना की परेशानी इस बात को लेकर है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी और बीवीए दोनों के साथ संपर्क साध रही है। बीजेपी के उम्मीदवार धनंजय महाडिक ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आदमी से फोन पर बात करके मिलने का वक्त मांगा है। दूसरी तरफ हितेन ठाकुर से बात करने की जिम्मेदारी रामदास अठावले को दी गई है। अभी 34 मतलब एमएलए हमारे साथ है और अभी 8 एमएलए की हमें आवश्यकता है, तो इसके लिए उनकी कोशिशें जारी है। हितेंद्र ठाकुर जी से बात करके उनके 3 वोट लेने की कोशिश हो रही है। बाकी के भी जो महाविकास आघाड़ी के साथ जो 5 इंडिपेंडेंट है वो भी उधर नाराज चल रही है, उनका भी सपोर्ट मिल सकता है। तो देखते हैं, पहले राउंड में भी अपनी सीट उनको आनी चाहिए, लेकिन अगर पहले राउंड में नहीं आती है तो सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में अपनी सीट चुनकर आएगी। कुछ लोग मतलब बहिष्कार भी डाल सकते हैं, मतलब जिस तरह समाजवादी पार्टी है, एमआईएम है, ये पार्टियां किसको भी वोटिंग नहीं करेगी और इसीलिए मुझे लगता है कि उसमें हमारा फायदा है, तो हमारा कैंडिडेट चुनकर आएगा। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में 3 कैंडिडेट उतारे हैं। बीजेपी का कहना है कि उसके तीनों कैंडिडेट की जीत पक्की है। प्रवीण दरेकर ने, जो बीजेपी के नेता हैं, ये कहा कि महाविकास अघाड़ी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, एमएलएस को बिकाऊ समझना, उन्हें होटल में बंद रखना, ये विधायकों का अपमान है। विधायक वोटिंग के वक्त इसका जवाब देंगे। मुझे लगता है हॉर्स ट्रेडिंग वो क्या बिकाऊ चीज नहीं है आमदार करके कि उसको घोड़े बाजार में खड़ा करो। मुझे लगता है वो आमदार लोगों का अपमान है, क्योंकि वो 3 लाख लोगों का नेतृत्व करते हैं। तो मुझे लगता है 3 लाख लोगों का वो अपमान है, और उनका अपमान करने का कि वो घोड़े बाजार में आमदार जाते और उनको वोट भी मांगना, ये दुहेरी राजनीति शिवसेना को भारी पड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद गए टाइम थे और ये टाइम भी भारतीय जनता पार्टी का 3रा सांसद चुन के आएगा। निर्दलीय रहे, पार्टी के रहे, ये लोग हमारे साथ में रह सकते हैं, इसलिए उम्मीदवारी की है ना। अभी कौन रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये क्या बताने की चीज नहीं होती है। स्ट्रैटेजी, रणनीति, कौन हमें मतदान करेगा, ये थोड़ा बताया जाता है। महाराष्ट्र में विधायकों के नंबर गेम के मुताबिक
राज्यसभा की एक सीट शिवसेना आसानी से जीत लेगी, एनसीपी भी एक सीट जीत लेगी और कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो उसकी भी एक सीट तय है। एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल को चुनाव में उतारा है। एनसीपी अपने 54 विधायक हैं, 54 एमएलए हैं, इसलिए प्रफुल्ल पटेल की जीत पक्की है। लेकिन शिवसेना ने जो दूसरा कैंडिडेट उतारा है उसकी जीत को लेकर सस्पेंस है। हालांकि एनसीपी का दावा है कि सहयोगी दल मिलकर शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार को जिता लेंगे। महाविकास आघाड़ी के सभी चारों उम्मीदवार जीतेंगे। इस चुनाव में जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने 7वां उम्मीदवार दिया है। महाराष्ट्र के विधायकों के बीच हॉर्स ट्रेडिंग हो, ये दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी कुछ खेल करना चाहती है। लेकिन महाविकास आघाड़ी का एक भी विधायक, हमें समर्थन देने वाला कोई भी निर्दलीय विधायक हमसे अलग नहीं, हमारे साथ में है। राज्यसभा इलेक्शन में आमतौर पर सरकार और विपक्ष के बीच समझौता हो जाता है, सहमति बन जाती है। महाराष्ट्र में ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन इस बार 24 साल के बाद चुनाव की नौबत आई। इसकी वजह है शिवसेना और बीजेपी के बीच की दूरियां। बीजेपी ने शिवसेना को प्रस्ताव दिया था कि वो राज्यसभा के इलेक्शन में बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार को जिताने में मदद करें। बदले में बीजेपी विधान परिषद के इलेक्शन में शिवसेना के उम्मीदवार को जिताएगी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने यह प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए चुनाव कराना पड़ा। और अगर शिवसेना अपना दूसरा उम्मीदवार न जिता पाई तो उद्धव ठाकरे के लिए यह सिचुएशन काफी एम्बैरेसिंग होगी। छोटी छोटी पार्टियां इस बात को जानती हैं, इसीलिए अबू आजमी हो या ओवैसी, ये सभी नेता इस मौके पर अपना पूरा इस्तेमाल करके अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन दोनों पार्टियों ने वोटिंग में दूरी बनाई तो उद्धव ठाकरे का सारा खेल खत्म हो जाएगा। आज शाम दिल्ली से भी बड़ी खबर आई। पता लगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के करीबियों के ठिकानों से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को 2 करोड़ 80 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिला और 133 गोल्ड कॉइन बरामद किए गए। दावा किया गया है कि ईडी को एक ज्वेलर के यहां रेड में 2 करोड़ 23 लाख कैश और वैभव जैन के यहां से 41 लाख से ज्यादा का कैश और 133 सोने के सिक्के मिले, जबकि जीएस माथारू के ठिकाने पर 20 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। इस खबर को बीजेपी ने बड़ा इशू बनाया। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल पहले भ्रष्टाचारियों को गद्दार कहते थे, लेकिन अब खुद की सरकार का मिनिस्टर करप्शन के केस में फंसा है, लेकिन उससे इस्तीफा तक नहीं लिया जा रहा। यह है वो ईमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण जो अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं अपने पार्टी की ओर से कि वो सबसे ईमानदार हैं, उनकी पार्टी सबसे ज्यादा ईमानदार है। ऐसी क्या हमदर्दी है इस देश के गद्दार के लिए, और यह शब्दावली खुद अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचारियों के लिए इस्तेमाल की है, तो इस तथाकथित देश के गद्दार के लिए ऐसी क्या हमदर्दी है कि उसके इस्तीफे को लेने के बदले लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के लोग ABCD कर रहे हैं। ABCD का मतलब है A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर भ्रष्टाचार, भरपूर भ्रष्टाचार, C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन एंड D फॉर डाइवर्जन, डिविएशन एंड डिफ्लेक्शन। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पूरी ताकत के साथ सत्येंद्र जैन के साथ खड़ी है। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, इस वक्त प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, खासकर दिल्ली और पंजाब सरकारों के। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, आपके पास सारी एजेंसीज की ताकत है, पर भगवान हमारे साथ है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी मार्लेना ने भी कहा कि ईडी को यह बताना चाहिए कि सत्येंद्र जैन के घर से क्या मिला। जहां तक सत्येंद्र जैन के करीबियों के यहां से कैश मिलने की बात है, तो क्या सभी जैन सत्येंद्र जैन के रिश्तेदार हैं? ईडी अपने दावे में 2.82 करोड़ 2 करोड़ 82 लाख की बात ईडी कर रही है। जो किसी करीबी के घर से मिला है, कौन है ये करीबी, किस तरह से करीबी है, क्या उसका लिंकेज है?
अब दिल्ली में या एनसीआर में किसी भी व्यक्ति के घर अगर सोना, कैश, किसी भी प्रकार की वस्तु पड़ी हुई है तो उसे सत्येंद्र जैन जी का क्या लेना देना है? ये तो आप किसी के सर पे भी आरोप मढ़ सकते हैं कि ये उसका करीबी है, ये इसका करीबी है। सत्येंद्र जैन जी के अपने घर से, मैं फिर से कह रही हूं, सिर्फ और सिर्फ 2,79,000 रुपए बरामद हुए हैं। बाकी जो अलग अलग लोगों को उनका करीबी कहा जा रहा है, कई दिन से मैं देख रही हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका सरनेम जैन है, उसको सत्येंद्र जैन जी का करीबी बताया जा रहा है। उसका क्या आधार है? क्या वो उनका कोई रिश्तेदार है? क्या वो उनका कोई बिजनेस पार्टनर है? क्या उनकी कोई उनसे फाइनेंशियल डीलिंग्स है? कुछ तो ईडी कहेगी, वरना तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ जिस तरह सीबीआई को कुछ नहीं मिला, जिस तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ नहीं मिला, उस तरह से ईडी को भी कुछ नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जो लोग सत्येंद्र जैन को जानते हैं, उनके कारोबार को पहचानते हैं, उन्हें इस बात पर आश्चर्य है कि केजरीवाल इतना बढ़ चढ़कर सत्येंद्र जैन को पाक साफ क्यों बता रहे हैं। इन जानकारों को लगता है कि सत्येंद्र जैन ने हेराफेरी तो की है। जांच में बहुत सारे दस्तावेज सामने आए हैं। अगर कोर्ट ने इन सबूतों के आधार पर सत्येंद्र जैन को सजा दे दी तो अरविंद केजरीवाल को बहुत एम्बैरेसमेंट होगा। पंजाब सरकार ने आज उन 424 लोगों की सिक्योरिटी बहाल कर दी जिनसे सरकारी सुरक्षा वापस ली गई थी। सिक्योरिटी वापस लेने के अगले ही दिन जाने माने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी भगवंत मान की सरकार से पूछा था कि कितने लोगों की सिक्योरिटी वापस ली गई, क्यों वापस ली गई, और जिनकी सिक्योरिटी वापस ली गई उनके नामों की लिस्ट पब्लिक किसने की। कोर्ट के रुख से घबराई सरकार ने बहाना बनाया था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी को देखते हुए जवानों को सुरक्षा के इंतजामात में लगाने के लिए वीआईपीज की सुरक्षा वापस ले ली गई थी और 7 जून को सुरक्षा वापस कर दी जाएगी। इसीलिए आज सभी 424 लोगों की सिक्योरिटी कवर वापस दे दिया गया। इस बीच विदेश से लौटने के बाद राहुल गांधी सिद्धू मूसेवाला के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी ने मानसा में सिद्धू मूसेवाला के गांव पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके माता पिता से बात की, हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने मूसेवाला के परिवार से मिलने के बाद पंजाब के हालात पर सवाल उठाया, कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है, जो सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ वो दुखद है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो मूसेवाला के माता पिता को इंसाफ दिलवाएंगे। भगवंत मान की सरकार ने जिस तरह से 424 लोगों की सिक्योरिटी वापस ली थी और जिस तरह से आज इन लोगों की सिक्योरिटी बहाल की, दोनों फैसले इमेच्योरिटी दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि पंजाब की सरकार चलाने के लिए भगवंत मान के पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। सिक्योरिटी ना तो कोई खेल है और ना ही सियासत का विषय हो सकता है। इस बात को देखकर चिंता और भी होती है क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। मूसेवाला की हत्या ने इन सारी बातों को जनता के सामने हाईलाइट कर दिया है। एक अच्छी खबर आपको बताता हूं, बिहार के जिस महात्मा गांधी सेतु को कभी एशिया का सबसे लंबा पुल कहा जाता था, अब उसके नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है। आज से महात्मा गांधी सेतु देश का दूसरा सबसे लंबा स्टील ब्रिज बन गया है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसके ईस्टर्न लेन का उद्घाटन किया। इस पुल पर सीमेंट की जगह स्टील का बेस तैयार किया गया है। इस काम में 1742 करोड़ रुपए का खर्च आया है। असल में यह पुल 1982 में बना था, लेकिन पिछले कुछ साल में इस पुल में कई बार दरार सामने आई, बार बार मरम्मत करानी पड़ी। इसलिए इस पुल को मजबूत बनाने की कोशिश की गई। इसके पिलर्स में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए पिलर से तो छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन बेस को बदलकर स्टील का कर दिया गया। नितिन गडकरी ने आज बिहार को कई हाईवेज, एलिवेटेड फ्लाईओवर्स और आरओबी की सौगात दी। उन्होंने कहा कि 2024 से पहले वो बिहार की सड़कों को अमेरिका जैसी बना देंगे। जो बात मैंने मुंबई में जब मंत्री था और मुझे मौका मिला मुंबई में 55 उड्डान पुल और वर्ली बांद्रा सी लिंक और मुंबई पुणे हाईवे बनाने का, तब मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैंने अपने सामने अपने ऑफिस में लिख के रखा है। जॉन केनेडी जी ने कहा था
कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा, यह विश्वास मैं आपको देता हूं। एक जमाना था जब लालू यादव कहते थे वो बिहार की सड़कों को ऐसा बना देंगे जैसे हेमा मालिनी के गाल। उस समय उनकी बात मजाक लगती थी और बाद में मजाक ही साबित हुई। लेकिन नितिन गडकरी जब कहते हैं कि बिहार की सड़कों को अमेरिका की सड़कों जैसा बना देंगे, तो उनकी बात पर यकीन होता है। नितिन गडकरी का कॉन्फिडेंस गजब का है, नितिन गडकरी का परफॉर्मेंस भी कमाल का है, इसीलिए लगता है कि बिहार की सड़कों में सुधार तो होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।